नमो नमः। आज मैं लघु सिद्धांत कौमुदी संज्ञा प्रकरण के अगले पाठ को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह पाठ शास्त्री प्रथम वर्ष के उन छात्रों के लिए उपयोगी है जिन्होंने व्याकरण से इतर अन्य विषयों को प्रतिष्ठा विषय के रूप में स्वीकार किया है तथा उपशास्त्री के छात्रों के लिए भी उपयोगी है, अनिवार्य संस्कृत व्याकरण पत्र के रूप में। इसके पूर्व हम लोगों ने आदि रंतेन संहिता इस सूत्र तक अध्ययन किया था। आज आगे का अध्ययन करते हैं। तो अगला सूत्र है उकालोध्रस्व दीर्घ प्लुतः। उकालोध्रस्व दीर्घ प्लुतः, यह सूत्र है। यह सूत्र संज्ञा सूत्र है। ये ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीन संज्ञा करता है यह सूत्र। तो इसकी वृत्ति है उश्च ऊश्च ऊश्च वह वाम काल इव कालो यस्य सोच क्रमाद ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्याम। ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्याम, यह अर्थ है। उश्च ऊश्च ऊश्च वह, तो वह यहाँ समास दिखाने के लिए वह दिखाया है। तो यहाँ द्वंद्व समास हुआ है इसलिए वह बना है। तो उश्च ऊश्च ऊश्च, यहाँ पर एक मात्रिक उकार, द्विमात्रिक उकार, त्रिमात्रिक उकार, तीनों उकारों को समेटकर वह बनाया द्वंद्व समास में। तीनों उकारों का यह तात्पर्य है ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, क्योंकि एक मात्रा वाला ह्रस्व होता है, द्विमात्रा वाला दो मात्रा वाला दीर्घ होता है और तीन मात्रा वाला प्लुत होता है। इसके लिए एक श्लोक भी प्रसिद्ध है, एक मात्रा भवेद ह्रस्व द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। तो यह है कि एक मात्रा वाला ह्रस्व होता है, द्विमात्रा वाला दीर्घ होता है और तीन मात्रा वाला प्लुत होता है। और व्यंजन जो है, व्यंजन जो वर्ण है वो आधा मात्रा वाला होता है, क्योंकि बिना स्वर वर्ण के व्यंजन वर्ण उच्चारित नहीं होते हैं। व्यंजन वर्णों को उच्चारण करने के लिए स्वर वर्ण की आवश्यकता होती है, इसलिए वो आधा मात्रा वाला होता है व्यंजन वर्ण। तो यहाँ पर अर्थ है वाम काल इव कालो यस्य स अच क्रमाद ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्। वाम काल अर्थात एक मात्रिक उकार, द्विमात्रिक उकार और तीन मात्रिक उकार के उच्चारण काल के समान उच्चारण काल है जिस अच का, वह अच क्रम से ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञक होता है। अर्थात एक मात्रिक उकार कहने से यह तात्पर्य है कि एक मात्रा वाला जो वर्ण, द्विमात्रिक उकार दो मात्रा वाला जो वर्ण, त्रिमात्रिक उकार तीन मात्रा वाला जो वर्ण जो अच है, ये तो वो अच क्रम से ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञक होता है। अर्थात एक मात्रा वाला अच होगा तो वो ह्रस्व, दो मात्रा वाला अच होगा तो वो दीर्घ और तीन मात्रा वाला अच होगा तो वो ह्रस्व होता है। तो इस प्रकार से यह सूत्र ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा करता है। एक ही अच को वो तीन कर देता है, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत तीन बना देता है। फिर आगे वृत्तिकार लिखते हैं स प्रत्येक मुदात्तादि भेदेन त्रिधा। स वही अच जिसको हमने ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा किया है, तो वही अच जो है उदात्तादि भेदेन, उदात्त और अनुदात्त स्वरित के भेद से त्रिधा तीन प्रकार का होता है। वही अच तीन प्रकार का बन जाता है, तीन प्रकार उदात्त और अनुदात्त स्वरित के भेद से। तो आगे उदात्त अनुदात्त स्वरित संज्ञा करने वाला सूत्र आगे बताते हैं। तो अगला सूत्र है उदात्त संज्ञा करने वाला सूत्र है उच्चई रुदात्तः। उच्चई रुदात्तः, यह उदात्त संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो ताल्वादि स्थानेषु ऊर्ध्व भागेषु निष्पन्नः अच उदात्त संज्ञा स्यात्, इसका अर्थ है
तालु आदि स्थानों से, कंठ तालु आदि स्थानों के ऊपरी भाग से, ऊर्ध्व भाग अर्थात ऊपरी भाग से निष्पन्न अच उत्पन्न होने वाला, निकलने वाला जो अच है वह उदात्त संज्ञक होता है, उसकी उदात्त संज्ञा होती है। उसी प्रकार से दूसरा सूत्र है नीचैरनुदात्तः, नीचैरनुदात्त। यह सूत्र अनुदात्त संज्ञा करने वाला सूत्र है। पहले वाला सूत्र हो गया उदात्त संज्ञा करने वाला, यह हो गया अनुदात्त संज्ञा करने वाला। तो इसका भी अर्थ उसी प्रकार से है। तालवादि स्थानेषु सभागेषु निम्न भागेषु, तालवादि स्थानेषु निम्न भागेषु निष्पन्न अच अनुदात्त संज्ञा स्यात्। तालु आदि स्थानों से निम्न भाग अर्थात अधोभाग से निष्पन्न जो अच है वह अनुदात्त संज्ञक होता है, अर्थात उसकी अनुदात्त संज्ञा होती है। अगला सूत्र है स्वरित संज्ञा करने वाला सूत्र, समाहार स्वरितः, समाहार स्वरितः। तो इसका अर्थ है उदात्तत्वानुदात्तत्वे, उदात्तत्वानुदात्तत्वे वर्णधर्मौ समाह्रियेते, समाह्रियेते यत्र सोच स्वरित संज्ञा स्यात्। उदात्तत्वानुदात्तत्वे वर्णधर्मौ समाह्रियेते यत्र सोच स्वरित संज्ञा स्यात्। उदात्त और अनुदात्त दोनों के वर्ण धर्म जहाँ पर समान हो तो वह जो अच है वो स्वरित संज्ञक होता है, अर्थात उसकी स्वरित संज्ञा होती है। अर्थात मध्य भाग से जो निष्पन्न होने वाला जो अच है वो स्वरित संज्ञक होता है। ऊपरी भाग से, तालु आदि स्थानों के ऊपरी भाग से निष्पन्न होने वाला, निकलने वाला अच हो गया उदात्त। निम्न भाग से निकलने वाला अच हो गया अनुदात्त। लेकिन समान भाग से निकलने वाला अच जो है वो स्वरित हो जाता है। इसीलिए यहाँ उदात्तत्व और अनुदात्तत्व, उदात्तत्व का भी वर्ण धर्म है, अनुदात्तत्व का भी वर्ण धर्म जहाँ पर हो, अर्थात बीच भाग से निकलने वाला जो अच है वो स्वरित संज्ञक होता है। तो यह स्वरित संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो यहाँ फिर आगे लिखते हैं वृत्तिकार, स नवविधोपि प्रत्येकमनुनासिकत्वानुनासिकत्वाभ्याम द्विधा। स वह अच नवविधोपि 9 प्रकार के होने पर भी, क्योंकि हमने पहले ह्रस्व दीर्घ प्लुत किया उसी को, फिर उदात्त अनुदात्त स्वरित 3 संज्ञा करने पर 9 हो गए, वो 9 प्रकार का हो गया, वही अच 9 प्रकार का हो गया। यदि हम अ को लेंगे तो वही अ जो है 9 प्रकार का हो गया, ई को लेंगे तो वही ई जो है 9 प्रकार का हो गया, उ को लेंगे तो उ जो है वो 9 प्रकार का हो गया। तो स नवविधोपि, सह व अच जो है नवविधोपि 9 प्रकार के होने पर भी अनुनासिकत्व अननुनासिकत्वाभ्याम, अनुनासिकत्व अर्थात अनुनासिक और अननुनासिकत्व अर्थात अननुनासिक, अनुनासिक और अननुनासिक के पक्ष में द्विधा 2 प्रकार के हो जाते हैं, अर्थात 9 दूने 18 अच हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 18 प्रकार के जो अच है उसकी सिद्धि होती है। यदि हम अ को लेंगे, 18 प्रकार के अकार यदि सिद्ध करना हो तो सबसे पहले हम अ को लेंगे, तो अ को उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत से 3 संज्ञा कर देंगे। ह्रस्व दीर्घ प्लुत 3 जगह रखेंगे, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। तो उसको फिर उच्चैरुदात्तः इस सूत्र से उदात्त संज्ञा कर देंगे। तो ह्रस्व उदात्त हो गया और दीर्घ उदात्त हो गया और प्लुत उदात्त हो गया। फिर नीचैर अनुदात्तः इस सूत्र से अनुदात्त संज्ञा कर देंगे उसी को। तो ह्रस्व अनुदात्त, दीर्घ अनुदात्त, प्लुत अनुदात्त ये हुआ। फिर समाहार स्वरितः इस सूत्र के द्वारा स्वरित संज्ञा कर देंगे। तो ह्रस्व स्वरित, दीर्घ स्वरित, प्लुत स्वरित ये हो गए। तो इस प्रकार से यह 9 प्रकार का हो गया। 9 प्रकार के हो जाने पर अब फिर हम अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से 2-2 हो गए तो 18 हो गए।
तो अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र आगे आएगा, मुखनासिका वचनो नुनासिका। तो वो उस सूत्र के द्वारा अनुनासिक संज्ञा हम कर लेते हैं। तो अब अनुनासिक के पक्ष में 9 और अनुनासिक के पक्ष में 9। तो अगला सूत्र है मुखनासिका वचनो नुनासिका। यह अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र है। मुखनासिका वचनो नुनासिका, यह सूत्र अनुनासिक संज्ञा करता है। मुख सहित नासिकयोच्चार्यमाणो वर्णो नुनासिक संज्ञा स्यात्। मुख सहित नासिकयोच्चार्यमाणो वर्णो नुनासिक संज्ञा स्यात्। मुख सहित, मुख से सहित, नासिका, नासिकयोच्चार्यमाण, मुख से सहित नासिका से उच्चार्यमाण जो वर्ण है, अर्थात मुख और नासिका दोनों से एक साथ कोई वर्ण उच्चारण कर रहे हों तो वो वर्ण अनुनासिक संज्ञक होता है, अर्थात उस वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होती है। यदि हम कहें क, ख, ऐसे कहेंगे, मुंह और नासिका दोनों से एक साथ जो उच्चारण करते हैं तो उसकी अनुनासिक संज्ञा होती है। तो यह सूत्र अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो इसीलिए अब ये 18 प्रकार के आकार, इकार इत्यादि की सिद्धि होती है इससे अनुनासिक संज्ञा कर देने पर। तो आगे लिखते हैं वृत्तिकार, तदित्थम, इस प्रकार से अ ई उ री एसाम वर्णानाम प्रत्येकम अष्टादश भेदा। तो अवर्ण, ई वर्ण, उ वर्ण और री वर्ण, इन वर्णों के प्रत्येक वर्णों के 18 भेद होते हैं। तो किस प्रकार से होते हैं तो देखते हैं। आकार कैसे 18 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले आकार हम लेंगे, उस आकार को ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा करते हैं। किस सूत्र से? उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत। इससे हमने ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा कर दिया, 3 संज्ञा। 3 संज्ञा करने के बाद फिर अगला सूत्र है उच्चैर उदात्त, उससे उदात्त संज्ञा कर दिया। तो उदात्त हो गया, तीनों को उदात्त हो गया। फिर नीचैर अनुदात्त से अनुदात्त संज्ञा कर दिया, तो तीनों को अनुदात्त हो गया। फिर समाहार स्वरित, उससे स्वरित संज्ञा कर दिया तीनों को। फिर मुखनासिका वचनो अनुनासिक से अनुनासिक संज्ञा कर दिया, और अनुनासिक न होने के पक्ष में और 9 हो गए तो 18 बन जाता है। तो सबसे पहले क्रम से ह्रस्व उदात्त अनुनासिक हो गया एक, दूसरा हो गया ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक। ये 6 हो गए ह्रस्व का। फिर दीर्घ का, दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, दीर्घ स्वरित अनुनासिक, दीर्घ स्वरित अनुनासिक। दीर्घ के भी 6 हो गए, 6 दूना 12 हो गए। अब फिर प्लुत, तो प्लुत उदात्त अनुनासिक, प्लुत उदात्त अनुनासिक, प्लुत अनुदात्त अनुनासिक, प्लुत अनुदात्त अनुनासिक, प्लुत स्वरित अनुनासिक, प्लुत स्वरित अनुनासिक करके ये भी प्लुत का भी 6 हो गया। तो ह्रस्व का 6, दीर्घ का 6, प्लुत का 6, तो करके 18 हो गया। तो इसीलिए वहाँ पर पूर्व में वृत्ति में लिखा था स नवविधोपि प्रत्येक अनुनासिकत्वाभ्याम द्विधा। तो ये लिखा था कि जो 9 प्रकार का हमने किया था उसको अनुनासिक और अनुनासिक भेद से 18 प्रकार के हो गए वो अच। तो इसीलिए यहाँ भी वृत्तिकार ने लिखा कि अ ई उ री ऐसा वर्णानाम प्रत्येकम अष्टादश भेदा। तो प्रत्येक ई भी 18 प्रकार का होगा, उ भी 18 प्रकार का होगा, री भी 18 प्रकार का होगा। तो इसमें यदि प्रत्याहार में अकार का ग्रहण है, इकार का ग्रहण है, उकार का ग्रहण है, तो ये पूरे 18 प्रकार का ही ग्रहण हो जाता है उन स्थानों में। तो आगे फिर वृत्तिकार लिखते हैं लृ वर्ण से 12 तस्य दीर्घा भावात। लृ वर्ण जो लृ है, लृ वर्ण के 12 भेद होते हैं। क्यों 12 भेद होते हैं? तो तस्य दीर्घा भाव, वो दीर्घ नहीं होता है।
अर्थात वो ह्रस्व और प्लुत ही रहेगा, दीर्घ नहीं रहेगा। जब दीर्घ नहीं रहा तो 6 हट गया तो 12 भेद हो गया। एचामपि द्वादश तेषां ह्रस्वाभावात्। एच प्रत्याहार क्या है? तो ए ओ ऐ औ, ए ओ ऐ औ जो एच है, तो एच में आने वाले वर्ण अर्थात ए ओ ऐ औ, ये 4 वर्णों भी 12 भेद होते हैं। इन 4 वर्णों का भी 12 भेद होता है। क्यों? क्योंकि ह्रस्व न होने के कारण। ये सब दीर्घ और प्लुत होते हैं, ह्रस्व नहीं होते हैं। ह्रस्व न होने के कारण ये 6 हो गए, मतलब 6 हट गया और 12 हो गए। तो इस प्रकार से ये आकार के 18 प्रकार के आकार का भी ये निरूपण हो गया।